नमस्कार। आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। शाम के 8:30 बजे हैं और आज एक बार फिर हम सीधी चर्चा करने के लिए आपके साथ मौजूद हैं और चर्चा होगी संसद के सत्र पर जो चल रहा है, बजट सत्र। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पर जो चर्चा हो रही है उसमें जवाब दिया। बजट की एक बार फिर सारी खूबियां गिनाई और जो सवाल उठाए गए थे विपक्ष की तरफ से उन सभी का जवाब दिया। उन्होंने उन तमाम आरोपों को खारिज कर दिया कि इस बजट में किसी के साथ कोई भेदभाव हुआ है। लेकिन आज वित्त मंत्री के इस भाषण से ज्यादा चर्चा दो नेताओं के भाषणों की हो रही है। दोनों भाषण लोकसभा में हुए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा और लोकसभा कई नेता बोले दोनों सदनों में। सत्ता पक्ष की ओर से भी बात रखी गई, विपक्ष की ओर से भी बात रखी गई। लेकिन जैसा मैंने अभी जिक्र किया कि दो नेताओं के भाषण की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। उनमें से एक भारतीय जनता पार्टी के सीनियर एमपी हैं, पूर्व मंत्री हैं, अनुराग सिंह ठाकुर उनका नाम है। और दूसरे नेता है समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव। अनुराग सिंह ठाकुर दो बार चर्चा में आए। जब अखिलेश यादव भाषण दे रहे थे तब उन्होंने बीच में अपनी बात रखी, कुछ टोका उनको अग्निवीर के मुद्दे पर। उसके बाद एक कटाक्ष अपने अंदाज में एक तंज किया अखिलेश यादव ने, तो उसको लेकर भी सोशल मीडिया पर काफी बातचीत हुई। और शाम के वक्त जब अनुराग सिंह ठाकुर अपनी बात रखने के लिए आए, बजट भाषण पर बोलने के लिए आए, पूरी तैयारी के साथ वो आए थे। एक बार फिर उन्होंने राहुल गांधी ने जिस तरह से कल महाभारत का जिक्र किया था, चक्रव्यूह की बात की थी, अनुराग सिंह ठाकुर ने भी पूरी तैयारी के साथ, जैसा मैंने आपको बताया कि अपना भाषण तैयार किया था और उन्होंने भी महाभारत के उसी प्रसंग की बात की, चक्रव्यूह की बात की। और ऐसा लगा कि शायद वो राहुल गांधी को उस चक्रव्यूह में घेरने के इरादे से ही आए हैं। पूरा फोकस उनका उसी चक्रव्यूह के आसपास रहा। लेकिन बातचीत करने के क्रम में, उसी बात को आगे बढ़ाने के क्रम में, क्योंकि वो मुद्देवार जवाब दे रहे थे राहुल गांधी को, और ये उम्मीद भी की जा रही थी कि कल जिस तरह से राहुल गांधी, जो कांग्रेस के नेता है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, विपक्ष के सबसे बड़े नेता है सदन के अंदर, उन्होंने जिस तरह से सरकार को घेरा था, महाभारत के प्रसंगों को लेकर घेरा था, तो ये उम्मीद की जा रही थी कि सत्ता पक्ष की ओर से उसका जवाब आएगा। कई नेताओं ने जवाब दिया, लेकिन सबसे ज्यादा तैयारी करके अनुराग सिंह ठाकुर आए थे। उन्होंने शशि थरूर, जो कांग्रेस के ही सांसद हैं और एक किताब उन्होंने महाभारत पर लिखी है, द ग्रेट इंडियन नॉवेल, उसका जिक्र किया। और उन्होंने भी चक्रव्यूह की बात की। और चक्रव्यूह में जो पात्र जिस तरह से कल कौरव सेना के निरूपित किए थे राहुल गांधी ने, और आधुनिक महाभारत के पात्रों को कथित तौर पर उन्होंने जोड़ने की कोशिश की थी। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम उन्होंने लिया था, गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिया था, एनएसए का नाम लिया था और 3-4 और लोगों के नाम लिए थे। उसी तरीके से आज 7 लोगों के नाम लिए अनुराग सिंह ठाकुर ने। संकेतों में नाम लिए वो सारे नेहरू गांधी परिवार के लोगों के नाम थे। लेकिन जब वो आए जाति जनगणना के मुद्दे पर, तो उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया जिसको लेकर बड़ा हंगामा शुरू हो गया। बड़ी जबरदस्त वहां पर सदन के अंदर तकरार शुरू हो गई। ऐसी स्थिति आ गई कि स्पीकर की कुर्सी पर उस समय बैठे हुए थे जगदम्बिका पाल, उन्हें अनुराग सिंह ठाकुर को रोककर राहुल गांधी को मौका देना पड़ा। और राहुल गांधी उठे अपनी चेयर से, उन्होंने कहा कि मुझे गाली दी गई है, मुझे इंसल्ट किया गया है। इस पर अनुराग सिंह ठाकुर ने सफाई दी कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया, ये अपने आप को कैसे इस बात को मान रहे हैं। लेकिन वो हंगामा थमा नहीं। वो उन्होंने अपने भाषण के 23वें मिनट में बात कही थी। जिन लोगों ने वो भाषण नहीं देखा है वो जाकर संसद टीवी पर देख सकते हैं। अनुराग सिंह ठाकुर का वो पूरा भाषण 23वें मिनट पर जो हंगामा शुरू हुआ 10 मिनट तक चलता रहा। उसके बाद अखिलेश यादव भी, जो विपक्ष के एक प्रमुख नेता है, समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं, वो भी उठे और उन्होंने सीधा सवाल किया कि आप किसी की जाति कैसे पूछ सकते हैं। इस बात को लेकर जगदम्बिका पाल, जो कि स्पीकर की चेयर पर बैठे थे, उन्होंने भी हस्तक्षेप किया। और इसके पहले दिन में, जैसा मैंने आपको बताया कि अनुराग सिंह ठाकुर की एक नोकझोंक, एक बहस, बातचीत के क्रम में वाद विवाद हो चुका था अखिलेश यादव के साथ। तो बहुत अच्छी तैयारी करने के बाद भी शायद एक दो बातें ऐसी रही जिसकी वजह से आज अनुराग सिंह ठाकुर की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। और चर्चा इसलिए भी हो रही है कि उन्होंने जो तैयारी की थी और जिस तरह से वो जवाब दे रहे थे, उसे एक अच्छा भाषण कहा जाएगा, लेकिन उन अच्छी बातों की चर्चा कम हो रही है।
क्या इम्पैक्ट है, किस तरह से वो भाषण देखा जा रहा है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान है जिन्हें आप पहचानते हैं, कम से कम कैपिटल हेडलाइंस के सारे दर्शक जानते हैं, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, जो कि लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रहे हैं। पहले किसी समय भारतीय जनता पार्टी में थे, फिर कांग्रेस में भी रहे। आज कैपिटल हेडलाइंस पर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत मैं वहीं से करना चाहूंगा कि ये जो महाभारत 5000 साल पहले हुई थी, कुरुक्षेत्र के मैदान में हुई थी, आज उसकी जगह बदल गई है। 5000 साल बाद भी हमारे आज के जो राजनीतिज्ञ हैं, नेता हैं, 21वीं सदी के नेता हैं, जो भारत को विकसित बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन महाभारत काल में ही हैं। और महाभारत काल के समय जो दिक्कतें थी, वो दिक्कतें कहीं ना कहीं आज भी नजर आ रही हैं, जिसमें एक जाति की बात भी है और एक ऐसा बयान अनुराग सिंह ठाकुर का जिसको लेकर बड़ा हंगामा शुरू हो गया है, विवाद शुरू हो गया है। क्या कहेंगे आप सारे मामले पर? क्या कुछ और तस्वीर बन सकती थी? क्या ये बात का जो रुख गया उसकी जगह इसकी दिशा कुछ और भी हो सकती थी? क्या कहना चाहेंगे आप? वत्सल जी, 5000 साल पहले जो हुआ, युद्ध के मैदान में तलवार, कटार, कृपान और तीर और बाण से, वही आजकल चल रहा है संसद में। युद्ध क्षेत्र संसद बना हुआ है और शब्दों का बाण चल रहा है। ठीक है, अपने जगह पर है। उस जमाने में कुछ नैतिकता का, कुछ धर्म का, कुछ वगैरह का ख्याल रखते थे लोग। आज वो हम सब भूल गए हैं। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी संसद में एक से एक विद्वान, अनैतिकवान लोग जो विचारों पर ध्यान देते थे, विचार के लिए जीते मरते थे, उनकी कठिन तपस्या थी एक विचारधारा को आगे बढ़ाने में। लोहिया हो और दूसरे लोग हो, तो विचार की लड़ाई चलती थी, विचारधारा की। आज वो सारा चीज लुप्त हो गया है। संसद में उन सारे चीजों को देखने के लिए आज के दर्शक जो हैं या श्रोता जो हम लोग हैं, तरस रहे हैं। वैसी कोई बात नहीं रह गई है। आज तो बोलते बोलते जो वक्ता है उन्हें खुद ये पता नहीं रहता है कि कहां चले गए। अब जैसे अनुराग ठाकुर जी, लंबा अनुभव है उनका पार्लियामेंट्री जीवन का, मंत्री रह चुके हैं। मंत्री पद जिम्मेवारी की होती है। वो अगर बोलते हैं तो देश भर यही समझता है कि नहीं, ये जिम्मेवारी के साथ बोल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं। लेकिन हल्कापन देखा जा रहा है संसद में, एक के नहीं, दोनों पक्ष का। लेकिन एक पक्ष का तो माफी हो सकता है, जो विपक्ष है वो सत्ता पक्ष के गुण दोष का अवलोकन करता है। लेकिन जो सत्ता पक्ष है उसका दायित्व बनता है कि वो जो काम कर रहा है, जो निर्णय ले रहा है, जो नीति बना रहा है, उसका जनमानस पर, देश के अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ेगा इस बजट के माध्यम से, लोगों के जीवन पे, इस बात की जिम्मेवारी उन्हें लेनी होगी। विपक्ष की उतनी जिम्मेवारी नहीं होती है जितनी सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी होती है। तो अगर बड़ाई भी होगा तो शिकायत भी होगा। विपक्ष कोशिश करेगा उनके कमियों को ढूंढने का, लेकिन सत्ता पक्ष का दायित्व बनता है कि अपनी खूबियों को मीडिया के माध्यम से, जो एक माध्यम है पार्लियामेंट, उसके माध्यम से देश के आम आवाम के बीच में हम रखें कि नहीं, मेरा जो ये सिद्धांत है, जो विचार है, जो ये नीति है, वो कैसे देश के लिए कारगर है। अब उन नीतियों की कोई चर्चा नहीं हो रही है। सीतारमन जी ने क्या रखा है उसकी कोई देश में चर्चा नहीं है। आज देखिए, हम लोग भी जो चर्चा कर रहे हैं, उन नीतियों के बदले में शब्दों का जो प्रयोग हुआ है उस पर चर्चा कर रहे हैं। भाई, किसकी कौन जाति है, यही आपसे कहना चाहूंगा कि मैंने तो जो बात शुरुआत में कहा और ये कहा कि डॉक्टर साहब, मैं इस बात को दोबारा कहना चाहता हूं कि अनुराग सिंह ठाकुर पूरी तैयारी के साथ आए थे और वही महाभारत के उद्धरण को लेकर लीडर ऑफ अपोजिशन को वो बिल्कुल घेर रहे थे और उन्होंने शशि थरूर की किताब का जिक्र किया। आजादी के दौर से लेकर अभी तक उन्होंने उस चीज का जिक्र किया और वो स्टेप बाय स्टेप
पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर और वो प्रियंका गांधी तक गए और उन्होंने चक्रव्यूह के जो स्वाद द्वार थे वहां पर बताने की कोशिश की कि लोगों को जो घेरने का काम किया है, जैसा कल राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि सरकार ने आम जनता को अभिमन्यु की तरह घेरने का काम किया है। इसी तरह अनुराग सिंह ठाकुर ने द ग्रेट इंडियन नॉवेल जो शशि थरूर की किताब है उसको लेकर उन्होंने आरोप लगाया कि नेहरू गांधी परिवार ने घेरने का काम किया है। लेकिन उनकी दिशा जब जाति जनगणना की तरफ चली गई और वो शायद एक ऐसा मूवमेंट था जो मुझे लगा कि शायद वहां पर वो घिर गए, शायद उनको उम्मीद नहीं होगी या शब्दों के चयन की बात थी, उन्होंने सीधा पर्सनल अटैक किया जिसको बहुत अच्छी तरह से नहीं लिया गया और पूरी तैयारी किया हुआ जो उनका भाषण था उस पर वो उनका एक सेंटेंस, एक बयान भारी पड़ गया। डॉक्टर साहब, ये देश का दुर्भाग्य रहा है वात्सल्य जी, कांग्रेस जो है अक्सरहा सत्ता में रही है। ये विगत 10 वर्षों से जो नया जमात है उसको विपक्ष में रहने का मौका मिला है और फुल फ्लेजेड विपक्ष तो अभी मिला है, चूंकि विपक्ष का नेता का रूप मिला, पहले तो मिला नहीं, वेगा बॉन्ड थे। और ये जो अभी सत्ता में है वो लोग बचपन से विपक्ष की भूमिका में रहे हैं, तो सत्ता में आने के बाद भी, मिनिस्टर बनने के बाद भी वो जो बचपन से सीखते रहे हैं विरोध करने का, वही काम करता है पार्लियामेंट में भी। केवल आज पार्लियामेंट में नहीं है, मैं जो देख रहा हूं बहुत पहले से, लालू जी जब सत्ता में आए तो सत्ता में रहते भर में लाठी में तेल पिलावन और कौन कौन रैली किया करते थे। अरे भाई, आप सरकार में हैं, आप काम कीजिए, नीति बनाइए, प्रशासन को चुस्त दुरुस्त कीजिए, लेकिन उससे ज्यादा उन लोग की चर्चा रहती थी अनेकों तरह की रैली करने का और दूसरे किसी को गाली देने का। वही संसद में देखा जा रहा है। काम मैं आपसे सीधा सवाल पूछूंगा कि क्या अनुराग सिंह ठाकुर ने एक लूज बॉल दे दी है जिसे विपक्ष आगे तक उठाएगा? क्योंकि राहुल गांधी के बारे में उन्होंने कहा कि उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं होती। उनका एक तरीके का इशारा था कि राहुल गांधी खुद बयान नहीं दे पाते, कोई उनको लिख के देता है, कोई उनको पर्ची देता है। लेकिन जिस तरह से जो उनका बयान आया जाति को लेकर, उसके बाद अखिलेश यादव भी उनके समर्थन में उतर आए और जिस तरीके से आज बात हो रही है सोशल मीडिया पर, और राहुल गांधी जाति जनगणना का मुद्दा तो लगातार उठाते ही रहे हैं, पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने उठाया, और जिस तरह कामयाबी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मिली है, समाजवादी पार्टी को मिली है, और जिस तरीके से राहुल गांधी जो सांकेतिक राजनीति भी कर रहे हैं, सांकेतिक राजनीति से मेरा मतलब यह है कि जब वो सुल्तानपुर जाते हैं तो एक शू मेकर के पास, जूते बनाने वाले व्यक्ति के पास चले जाते हैं, वो कारपेंटरों के पास जाते हैं, वो कुलियों के पास जाते हैं, तो एक खास वर्ग को वो एड्रेस करने की कोशिश तो कर रहे हैं। तो क्या इस समय की ये लूज बॉल चली गई है जो नहीं होना चाहिए था और ये स्कोर अपना गेन करने के चक्कर में ये ऐसा हो गया है? आप क्या कैसे देख रहे हैं? ये निश्चित तौर पर वात्सल जी, स्कोर करने के चक्कर में बैकफायर हो रहा है। मैं कहूंगा बैकफायर हो रहा है। अब देखिए, पहले के जमाने का और अब के जमाने में बड़ी फर्क है। जिस कास्ट की बात करते हैं, आजकल बहुत सारे शादियां अंतरजातीय हो रही हैं। आप देखिएगा, अखिलेश जी के परिवार में भी उनके पिताजी से लेकर के वहां तक अंतरजातीय शादी किए हुए हैं। तो वो जो जातीय पहले एक रहता था वो रह नहीं गया है। जब ही कोई पूछता है कि जाति का अपना पता है कि नहीं, ऐसे बहुत लोगों को कष्ट होता है। बीजेपी में भी बहुत सारे लोग हैं जिनके यहाँ अंतरजातीय शादियां हुई हैं, तो जातियों में तो बदलाव आ रहा है ना। तो ये कटु चीज है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, इसलिए कि अब ये बदल भी रहा है। और देखिए, साधु सन्यासी कहते रहे हैं कि भाई जात, साधु का कोई जात नहीं होता है। तो जो राजनीति में भी जो पाक शाख हैं, उनकी जात की क्या बात कर रहे हैं? जात माना जाते, जाति आप कह रहे हैं कि जाति नहीं होती, लेकिन बात तो जाति जनगणना की है, उस जाति को एड्रेस करने की है। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक हर जगह जाति की राजनीति होती है। खैर, मैं अब दूसरे भाषण पर आता हूं जो कि अखिलेश यादव का भाषण था। जी, आप अपनी बात कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बताइए। उसमें गौर फरमाने वाली बात है वात्सल जी, ये जाति किस लिए? इस देश में जाति पर आधारित है रिजर्वेशन, माने कुछ विशेष प्राप्त करना। लेकिन जिसको कुछ विशेष प्राप्त नहीं करना है उसकी जाति आप क्यों पूछेंगे?
उसकी जाति पूछने का कोई तो औचित्य नहीं है। जिसको कुछ नहीं चाहिए, जिनको कुछ चाहिए उनको जाति बताना है कि हाँ भाई हम अमुक जाति में हैं, पिछड़े में हैं, दलित में हैं, या जो भी प्रिविलेज जो लेना चाहते हैं उनके लिए मजबूरी है जाति बताना, और इसलिए गिनती करना उनकी जरूरी है। उनके लिए नहीं है जो कुछ चाहते नहीं है, जो पता नहीं, जो मांग नहीं रहे हैं, जिनको रिजर्वेशन नहीं चाहिए, उनको जाति बताने की जरूरत नहीं है। क्यों लेकिन हम डॉक्टर जाति साहब मैं बताएं? यहाँ ये जोड़ना चाहूंगा कि अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। जब उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया तो आखिर राहुल गांधी ने जो रिएक्ट किया, जिस तरह का रिएक्शन आया था, फिर बाद में अखिलेश यादव का रिएक्शन आया था, तो क्या उन्होंने केवल इशारे में जो बात कही थी वो राहुल गांधी के लिए ही थी, जिसे राहुल गांधी ने ठीक समझा, अखिलेश यादव ने ठीक समझा, या अनुराग सिंह ठाकुर ठीक कह रहे थे और उनको बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए? आप क्या क्या कहेंगे? अनुराग सिंह ठाकुर आज कह रहे हैं, लेकिन वर्षों से बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता राहुल जी से सीधा यही सवाल करते रहे कि आप किस जाति के हैं। इसलिए राहुल गांधी ने बताया और जनेऊ दिखा करके बताया कि भाई भाई ब्राह्मण हूँ, सारस्वत ब्राह्मण हूँ, फलना चीज हूँ, ये हूँ, वो तो रहे, बताना पड़ा। लोग चूंकि सवाल करते रहे, पूछते रहे, जी लोग पूछते रहे, सवाल करते रहे पहले। तो जब वर्षों से आप पूछ रहे हैं तो ये नाम नहीं लेने से क्या होगा? जवाब तो उन्हीं के सवालों का आप दे रहे हैं, तो नाम कैसे नहीं ले रहे हैं? ये समझता है सब लोग, पूरी देश समझ रहा है। खैर बहरहाल मैं ये कहूंगा कि राहुल गांधी खड़े हुए, और कल भी हमने उनका भाषण देखा, जब भी उनके साथ रोक टोक होती थी तो वो एग्रेशन में नहीं थे, वो एग्रेशन में नहीं नजर आते थे राहुल गांधी। वो इत्मीनान से अपनी बात कहते थे, और वो जहां उनको रोका टोका जाता था वहां बात बदलने की बात भी वो करते थे। और आज भी उन्होंने कहा जो भी इस देश में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खानी पड़ती है। मैं ये सब गाली खुशी से खाऊंगा। जाति जनगणना हम करके दिखाएंगे, आपको जितनी गाली देनी है मुझे दीजिए, हम खुशी से लेंगे। तो यानी राहुल गांधी कुछ चेंज हो रहे हैं लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर, और वो एक इस तरह का चेहरा अपने सामने लोगों के सामने रखना चाहते हैं जैसे अभी तक हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा, जो बार बार कहते थे कि मुझे गाली दी जाती है, कई किलो गाली मैं रोज खाता हूं। और उनका फॉर्मूला कई जगह ये चला भी, लोगों को पसंद भी आया, कुछ सहानुभूति भी मिली, बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़े, खासतौर पर महिलाएं वोटर उनके साथ आई। तो क्या राहुल गांधी भी उसी फॉर्मूले को आजमा रहे हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, जो पॉलिटिक्स में वात्सल जी है, उसका प्रयास है कि हम आम पब्लिक को अपने तरीका से समझाएं, लोग कन्विंस हो कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए कुछ मेहनत कर रहे हैं, जो भी हम सह रहे हैं कष्ट वो आपके लिए कर रहे हैं। सब अपने अपने तरीका से बता रहे हैं। सरकार भी यही बता रही है देश की आम जनता को कि आपके लिए, हम आपके बेनिफिट के लिए, आपके सुविधा के लिए, आपके कल्याण के लिए अमुक अमुक काम कर रहे हैं। दुर्भाग्य है ये वात्सल जी, इस देश में पार्लियामेंट में, कि जिसको जिस चीज का जवाब देना चाहिए वो सामने नहीं आ रहा है, नहीं दे रहा है। चूंकि सब विभाग अलग अलग है, अग्निवीर का अगर रक्षा मंत्रालय का है तो जवाब उनको देना है, दूसरे विभाग का अगर है स्वास्थ्य का तो उनको देना है, लेकिन देने के लिए जिनके पास विभाग नहीं है। पूछूंगा कि राहुल गांधी का जो आज फॉर्मूला है, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि मुझे गाली दी जाएगी, मैं गाली झेलूंगा, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि वो उस कोर ग्रुप को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो उस वोटर को उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में उनके साथ जुड़ा है, और वो चाहते हैं कि वो उनके साथ बना रहे, जिसकी जाति जनगणना की भी बात करते हैं? ये निश्चित राहुल जी कोशिश कर रहे हैं और सफल कोशिश कर रहे हैं, और उसमें सफल बनाने में अनुराग ठाकुर जी के बयान जैसा सारा बयान है वो काम कर रहा है। मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा, ये अखिलेश यादव का, मुझे लगा कि आज का दिन, आज कई नेता बोले, कई नेताओं ने अपना भाषण दिया, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी कई के भाषण की चर्चा हो रही है, लेकिन शायद आज अखिलेश यादव का दिन था। उन्होंने अनुराग सिंह ठाकुर के भाषण के दौरान राहुल गांधी के बचाव के लिए वो खड़े हुए, अपनी बात को उन्होंने बड़ी जोरदार तरीके से रखा। इसके पहले जब वो अपना बजट भाषण पर बोल रहे थे, जब वो भाषण दे रहे थे, तो पिछले तमाम भाषणों की तरह इस बार भी वो पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने कई मुद्दों पर, बजट के कई मुद्दों पर,
जैसा आप कह रहे थे कि बजट पर बात नहीं हुई, तो उन्होंने बजट के कई मुद्दों पर, चाहे वो एक्सप्रेसवे की बात हो, किसानों की बात हो, अग्निवीर की बात हो, उन्होंने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की। इसी बीच में अग्निवीर के मुद्दे को लेकर, अग्निपथ योजना जो है उसमें अग्निवीर के मुद्दे को लेकर अनुराग सिंह ठाकुर ने उनको टोका। और जब उन्होंने कहा कि मैं मिलिट्री स्कूल में पढ़ा हुआ हूं, तो अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि वो खुद टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा रहे हैं। उसके बाद जो अखिलेश यादव थे वो लड़ने की मुद्रा में नहीं थे, जैसा आमतौर पर शोर शराबा और सीधी सीधी टकराव देखने को मिलती है। उन्होंने उस अंदाज में चोट की जिसका शायद भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि हमने वो वीडियो देखा है। पहले तो उन्होंने अनुराग सिंह ठाकुर से सीधे कहा कि ये खींच आपकी समझ में आती है कि मंत्री पद चला गया है, क्योंकि अनुराग सिंह ठाकुर जो मोदी 2.0 थी उसमें मंत्री थे, प्रभावी मंत्री थे, कई मंत्रालय उनके पास थे। इस बार वो मंत्री नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने उस वीडियो का जिक्र किया जो कि बड़ा वायरल है, जहां मुख्यमंत्रियों की बैठक थी, भारतीय जनता पार्टी शासित मुख्यमंत्रियों की, और वहां ये वीडियो खास तौर पर दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि जब गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो कथित तौर पर योगी आदित्यनाथ महाराज, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो उनको नमस्कार नहीं करते। तो संसद में उन्होंने वो संकेतों में वो बात भी उठाई। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जो तरीका आज अखिलेश यादव का नजर आया, वो एक बार फिर विपक्ष का झंडा बुलंद करने में कामयाब रहे? देखिए वत्सल जी, यूपी में और यूपी के बड़े परिवार जी और उनको ट्रेनिंग मिला है। मुलायम सिंह यादव जैसे लीडर के बीच में रह करके उनको मौका मिला है, तो निश्चित तौर पे अनुभव तो है ही उस तरह का अनुभव है अखिलेश जी के पास। चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, MP MLA इतने दिनों से हैं, और ये अपनी बात रखने में, संयमित तरीके से रखने में माहिर है अखिलेश जी। और इरिटेट किया उन्होंने, अनुराग ठाकुर जी इरिटेट होकर के इनके शब्दों से वो जवाब देते रहे। जवाब तो रक्षा मंत्री को देना था, लेकिन मैं पुनः एक बार कहूंगा कि जिन मंत्रियों को जवाब देना है वो लोग नहीं आते हैं। भाई ये अनुराग ठाकुर जी जवाब देने वाले कौन होते हैं सरकार की तरफ से? आज के डेट में मंत्री तो नहीं है, इसलिए उन्होंने किया। सवाल डॉक्टर साहब दूसरा पूछ रहा हूं कि इस बहस के दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो खींचतान चल रही है, केंद्र सरकार खींचतान है, उसके बारे में उन्होंने जो कहा कि जो बताया जा रहा है केंद्रीय नेतृत्व और यूपी के नेतृत्व के बीच में जो खींचतान है, उसको लेकर उन्होंने एक तरीके से चुटकी ली और शायद सत्ता पक्ष को एक तरह खामोश कर दिया उस समय। नहीं, मैं आगे की बात कर रहा हूं, उसी में आगे ये तय बात है, गृह मंत्री जी को जो मिलना चाहिए पहले जो मिलता था वो नहीं मिल रहा है। उनके दो जो हैं नुमाइंदे डिप्टी CM के रूप में, उन दोनों को नील डाउन होना पड़ा, अगल बगल में बैठना पड़ा जोगी जी के, जबकि ये लोग हटाने की बात कर रहे थे, कई तरह की बयान दे रहे थे, मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे थे, दूसरे फोरम पर बात कर रहे थे। मौर्य साहब या फिर जो भी दूसरे डिप्टी CM है, वो दिल्ली से घूम करके जब आए हैं जोगी जी, तो लोग अपने जगह पर है, आजू बाजू में बैठ रहे हैं, और अब वो सब कुछ नहीं बोल रहे हैं जो बोल रहे थे। तो कुछ तो असर पड़ा है, जरूर असर पड़ा है। जोगी जी गए हैं दिल्ली में, जरूर धमकाए होंगे कि भाई हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो अपनी जगह पर है, दिखाई दे रहा है वो चीज जी। अब वैसे भी बाबा हैं, वो दूसरे किसी को प्रणाम क्यों करेंगे? बाबा लोग तो प्रणाम करवाते हैं, करते थोड़ी हैं, आशीर्वाद देते हैं। अभी तक प्रणाम करते रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया है कि उस मीटिंग में वाकई प्रणाम हुआ या नहीं, नमस्ते हुई या नहीं। और अखिलेश यादव ने तो ये भी आरोप लगाया कि जिन्होंने हरवाया आप उनको हटा नहीं पा रहे हैं, इतनी हिम्मत है। लेकिन मैं अपने देखने वालों से ये जरूर कहूंगा कि बहुत शुक्रिया पहले तो कि आप कैपिटल हेडलाइंस को देख रहे हैं, हमारी चर्चाओं के साथ जुड़ रहे हैं। काफी लोग अभी भी बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े रहे, इस पूरी चर्चा को आपने देखा। दूसरा, जिन्होंने ये दो भाषण नहीं देखे हैं, अनुराग सिंह ठाकुर का और अखिलेश यादव का, वो जाएं और संसद टीवी के जो YouTube चैनल है वहां जाकर आप देख सकते हैं। और हमारी ये चर्चा आपको कैसी लगी? डॉक्टर साहब ने बेबाकी से अपनी बात को रखा,
ये आपको कैसी लगी चर्चा, अगर आप कमेंट करके हमें बताएंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। और जिस तरह से आपकी मोहब्बत हमें मिल रही है, जिस तरह आपका प्यार मिल रहा है, जिस तरह आप हमारे कार्यक्रमों को शेयर कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, इसके लिए हम आपके दिल से बड़े आभारी हैं। इसी तरह आप कैपिटल हेडलाइंस को अपना आशीर्वाद और प्यार देते रहें। आप सभी इस चर्चा में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपको भी आभार और नमस्कार। धन्यवाद।